स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 5 रिवर सिस्टम पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिशेस ऑफ लेक्स एंड रिजर्वायर्स। तो लेक तो आप जानते ही होंगे लेक किसे कहा जाता है, और रिजर्वायर्स जो होते हैं, जो कि रिजर्वायर्स ये जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। वो किसी भी पर्पस के लिए स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि वो पानी लोगों को सप्लाई करना है उसके पर्पस से किया जा सकता है, या फिर उसमें फ़िश कल्चर करना है, इस तरह से भी वो पानी स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे जो लार्ज वाटर बॉडी होती है जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता है, ऐसे वाटर बॉडी को रिजर्वायर्स कहते हैं। लेक्स एंड रिजर्वायर्स। लेक्स एंड रिजर्वायर्स हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फिशरी। तो लेक्स और रिजर्वायर्स से फिशरी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो कैपेसिटी, पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी, मीन्स लेक्स और रिजर्वायर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़िश कल्चर होता है। टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय लेक्स एंड रिजर्वायर्स इज़ अबाउट 6.35 मिलियन हेक्टेयर इन इंडिया। इंडिया में जो टोटल एरिया है रिजर्वायर्स और लेक का, तो वो टोटल एरिया कितना दिया गया है, 6.35 मिलियन हेक्टेयर। लेक्स आर नेचुरली फॉर्म फ्रॉम डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस विच गेट फिल्ड विथ वाटर। लेक्स नेचुरली बने जाते हैं अर्थ सरफेस पे। अगर डिप्रेशन होता है, अगर बेसिन वहाँ पे बड़ा तैयार हो जाता है और जब वो पानी से भर जाता है तो वो लेक कहलाता है। लेक इज़ द लार्ज वाटर बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। लेक क्या है, लार्ज वाटर बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर मीन्स जो रिवर में कैसा पानी होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, कंटिन्यू वो पानी बहते रहता है। बट लेक में ऐसा नहीं होता, जो वाटर होता है वो स्टैंडिंग होता है और फ्लो नहीं होता, वहीं के वहीं उस एरिया में रहता है। इसीलिए कहा गया है लेक इज़ द लार्ज वाटर बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। बड़ी वाटर बॉडी है जो कि जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है। कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सी एंड हैविंग ओपन एरिया एंड डीप वाटर। और ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड होती है, जिसमें सी का कोई भी थोड़ा भी पानी उसमें नहीं आ सकता, और ओपन एरिया होता है, ऊपर से कुछ पैक नहीं होती है, और डीप वाटर होता है इसमें। लेक्स आर फॉर्म थ्रू। तो लेक कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से लेक किस तरह से फॉर्म होते हैं। ग्लेशियल एक्शन। ग्लेशियल जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के पहाड़, उन्हें का क्या कहते हैं, ग्लेशियल कहते हैं। ग्लेशियल फॉर्म्स द बेसिन बाय मेल्टिंग ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ आइस एम्बेडेड इन द ग्लेशियल डेब्रिस। तो जब ये ग्लेशियल मास होता है, जो आइस होती है, जब ये मेल्ट होती है, ठीक है, और ये मेल्ट होने के बाद कहाँ पे जाती है, ग्लेशियल डेब्रिस में। ग्लेशियल डेब्रिस में मीन्स जो ग्लेशियल के पास जो मड होता है, रॉक्स होते हैं, उनके बीच में जो बेसिन फॉर्म होता है, ठीक है, बेसिन मीन्स एक खड्डा टाइप। तो उस खड्डे में जब ये मेल्ट होता है ग्लेशियल, तब यहाँ पे एक लेक फॉर्म होता है। उसके बाद है लैंड स्लाइडिंग। इन द वैली लैंड स्लाइड्स फ्रॉम स्टेप साइड एंड ऑब्स्ट्रक्ट द वैली फॉर्मिंग नेचुरल डैम एंड देयर बाय क्रिएट्स लेक। तो जब लैंड स्लाइडिंग होता है वैली साइड्स में, तो उसके कारण जो मतलब पानी को बहने के लिए क्या होता है, जब पानी बारिश होती है तब वो पानी वो डैम की तरह वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। उसके वजह से वहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है, तो ऐसे लेक्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ऐसे लेक्स का एग्जांपल है कुमाऊन लेक इन यूपी। यूपी में जो कुमाऊन लेक है, वो है उसका एग्जांपल। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल रॉक्स ऑफ द सबस्ट्रेटम मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल रॉक। तो ऐसे जो रॉक होते हैं, जैसे लाइमस्टोन के रॉक हैं, तो उनका जब डिसोल्यूशन होता है तब जो लेक फॉर्म होता है, तो वो कैसे होता है। इन द रीजन ऑफ लाइमस्टोन द अंडरलाइंग रॉक डिजॉल्व दैट कॉज सिंकिंग एंड क्रिएट बेसिन। तो जो ऐसे लाइमस्टोन के जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, वो जब डिज़ोल्व होते हैं तो वो सिंक हो जाते हैं और वहाँ पे बेसिन फॉर्म करते हैं। व्हेन सच बेसिन आर फील्ड विथ वाटर कॉल्ड सॉल्यूशन लेक। और जब ऐसे बेसिन्स जब पानी से फिलअप हो जाते हैं, तब इन्हें सॉल्यूशन लेक्स कहा जाता है।
crustal movement of earth. When crustal movement of earth takes place downward from the basin, such basin filled with water and called tectonic lake. तो जो अर्थ पे जो प्लेट्स होती है, अर्थ प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, तो वो क्या होती है, मूव करती रहती है। तो जब ये क्रस्टल मूवमेंट होता है, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तब यहाँ पे क्या होती है, बेसिन्स फॉर्म हो जाती है। तो जब ये बेसिन्स जब पानी से फिलअप होती है, तो ऐसे जो लेक फॉर्म होते हैं, ऐसे लेक्स को टेक्टोनिक लेक कहा जाता है। उसके बाद है वॉल्केनिक एक्शन। वॉल्केनोज आपको पता होंगे, तो वॉल्केनो में जब पानी भर जाता है तो भी तब वो लेक फॉर्म करते हैं। द माउथ ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, एक्सटिंक्ट मीन्स जो मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनो बाद में फिर बस एक बेसिन टाइप स्ट्रक्चर बचता है जब वॉल्केनो पूरी तरह से फूट जाते हैं, जब वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। तो ये जो माउथ होते हैं इन वॉल्केनोज के, जब पानी से भरते हैं तब वो लेक फॉर्म करते हैं। तो व्हेन फील्ड विथ वाटर फॉर्म क्रेटर लेक, तो ऐसे लेक्स को क्रेटर लेक कहा जाता है। उसके बाद है विंड एक्शन। जो विंड एक्शन के कारण जो लेक बनते हैं, ड्यू टू विंड फाइन सैंड, क्ले एंड अदर सॉइल पार्टिकल मूव एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेक। तो जब विंड के एक्शन से क्या होता है, फाइन सैंड जो होती है, क्ले जो होती है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते हैं और उसके कारण वहाँ पे लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे बेसिन तैयार होते हैं और वहाँ पे लेक फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे लेक्स जो है उनका एग्जांपल है सांभर लेक और सॉल्ट लेक इन राजस्थान। रिवर मेंडरिंग, रिवर मेंडरिंग मीन्स घुमावदार एक्शन। मेंडरिंग मीन्स घुमावदार एक्शन। बाय द मेंडरिंग एक्शन ऑफ रिवर इन प्लेन लेक्स आर फॉर्म। तो जब प्लेन जो होती है उसमें से जब रिवर जाते हैं तो उनकी जो एक्शन होती है, ऐसे घुमावदार समझो, मुड़ के जा रहा है रिवर, तो ऐसे रिवर इस एक्शन के कारण जो लेक फॉर्म होते हैं उनको मेंडरिंग एक्शन से बने हुए लेक्स भी बोला जाता है। उसका एग्जांपल है ऑक्सबो टाइप लेक इन रिवर। ऑक्सबो ऐसे यू शेप का लेक होता है, ठीक है। तो ऑक्सबो टाइप लेक इन रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बने हुए ये ऑक्सबो टाइप लेक्स हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन द लेक, लेक्स आर क्लासिफाइड एज। तो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स उसके टेम्परेचर के कैरेक्टर्स पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले है पोलर लेक। पोलर लेक देखते हैं। द लेक कंटेनिंग वाटर हैविंग सरफेस वाटर टेम्परेचर नेवर अबव 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे लेक जिनमें जो पानी होता है उसका जो वाटर सरफेस होता है, उसका सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। तो ऐसे जो लेक होते हैं उन्हें पोलर लेक कहते हैं। नेक्स्ट है सब पोलर लेक। लेक हैविंग द वाटर विथ सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर अबाव 4 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट टाइम इन समर। मीन्स यहाँ पे जो लेक वाटर होता है उसका जो सरफेस का पानी होता है, सरफेस टेम्परेचर जो होता है उस वाटर का, वो कितना होता है, अबव 4 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट टाइम। मीन्स कम समय के लिए, जैसे समर के पीरियड में धूप होती है, इसीलिए उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो अबव 4 डिग्री के ऊपर जाता है। तो ऐसे जो लेक होते हैं उनको सब पोलर लेक कहते हैं। अभी पोलर लेक में उसका टेम्परेचर कभी भी अबव 4 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा, बट सब पोलर लेक में क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर, बट बहुत ही कम समय के लिए, जैसे किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, समर में, फॉर एग्जांपल समर टाइम पीरियड। उसके बाद है टेम्परेट लेक। लेक विथ सरफेस वाटर टेम्परेचर वेरिंग अबोव एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे लेक जिसका सरफेस वाटर टेम्परेचर वेरी होता है, या फिर अबोव 4 डिग्री सेल्सियस या फिर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे भी वेरी कर सकता है ये टेम्परेचर। ट्रॉपिकल लेक। द लेक हैविंग वाटर विथ सरफेस वाटर टेम्परेचर अबोव 4 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रॉपिकल लेक ऐसे लेक्स होते हैं जिसमें जो पानी होता है उसका ऊपर सरफेस वाटर जो होता है
ठीक है, जो सरफेस का जो वाटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है हमेशा। अब हमने सब ट्रॉपिकल में देखा तो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। बट यहाँ पे हमेशा इसका टेम्परेचर क्या रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद है ट्रॉपिकल लेक। द लेक हैविंग वाटर विद सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर नेवर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो सब ट्रॉपिकल में क्या आएगा, जो ऐसे लेक जिसका सरफेस वाटर टेम्परेचर जो है वो कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे लेक्स जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल लेक्स कहलाते हैं। उसके बाद है इकोलॉजी ऑफ लेक। इकोलॉजी ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक इज़ गिवन बिलो। तो हमको यहाँ पे इकोलॉजी बताई गई है, मीन्स उसकी डेप्थ कितनी है, पीएच कितना है, अल्किलिनिटी कितनी है, उसमें किस तरह की फिशेस पाई जाती है और उसकी सिचुएशन मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सब हमको यहाँ पे 5 टाइप के लेक हमको बताए गए हैं। उसमें देखो फर्स्ट लेक है लोकटक लेक। लोकटक लेक इट इज़ सिचुएटेड इन मणिपुर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मणिपुर में सिचुएटेड है। वाटर स्प्रेड एरिया इज़ अबाउट 390 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो वाटर स्प्रेड एरिया कितना है, अबाउट 390 स्क्वायर किलोमीटर, और ये रेनी सीजन का बताया गया है हमको, ड्यूरिंग रेनी सीजन। डेप्थ इज़ वेरिंग फ्रॉम 1.5 to 4.5 मीटर, और डेप्थ कितनी है, वेरी करती है फ्रॉम 1.5 to 4.5, इसके बीच में रह सकती है। pH ऑफ वाटर इज़ 4.5 to 5.5। तो pH कितना होता है इस पानी का, 4.5 to 5.5। टोटल अल्किलिनिटी इज़ बिलो 23.5 to 35.5 ppm। टोटल अल्किलिनिटी यहाँ पे बिलो 23.5 to 35.5 ppm बताई गई है। द फिशेस लाइक सिप्रीनस कार्पियो, वलागोट्टू, पंटियस टिक्टो फॉर्म्स फिशरी ऑफ द लेक। तो यहाँ इस लेक में हमको ज़्यादातर ये वाली ही मछलियाँ पाई जाती है, जिनका नाम है सिप्रीनस कार्पियो, वलागोट्टू, पंटियस टिक्टो। तो ये एक यही फिशरी इस लेक में पाई जाती है। उसके बाद है यरकाउड लेक। यरकाउड लेक इट इज़ हॉर्सशू शेप लेक लाइज इन शिवरॉय हिल्स। शिवरॉय हिल्स के पास ये पाया जाता है, जिसका शेप जो है हॉर्सशू शेप है इस लेक का। ठीक है, हमने ऑक्सबो का पढ़ा है, और इसका जो शेप है ये है हॉर्सशू शेप। वाटर स्प्रेड एरिया इज़ 8 हेक्टर। वाटर स्प्रेड एरिया कितना है, 8 हेक्टर में फैला हुआ है। डेप्थ वेरीज फ्रॉम 2 to 5.5 मीटर, और डेप्थ है 2 से लेके 5.5 मीटर तक की। pH ऑफ वाटर इज़ 7.3 to 9.1। pH इसका वेरी करता है फ्रॉम 7.3 to 9.1। सरफेस वाटर टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस। सरफेस वाटर टेम्परेचर दिया है 21 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस, विद बॉटम वाटर टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेल्सियस to 23.2 डिग्री सेल्सियस। और बॉटम का टेम्परेचर यहाँ पे अलग दिया है, सरफेस का जो वाटर टेम्परेचर यहाँ पे अलग दिया है। बॉटम में इस वाटर का टेम्परेचर होता है 18.5 डिग्री सेल्सियस से 23.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है ऊटी लेक। ऊटी लेक इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। ऊटी लेक कहाँ पे लोकेट है, नीलगिरी हिल्स में है इसका लोकेशन। एरिया ऑफ लेक इज़ 34 हेक्टर विथ मिनिमम डेप्थ ऑफ 10 मीटर एंड एवरेज डेप्थ ऑफ 3 मीटर। तो एरिया कितना है इसका, 34 हेक्टर का एरिया है, और उसकी मैक्सिमम डेप्थ है 10 मीटर और एवरेज डेप्थ है 3 मीटर। सरफेस वाटर टेम्परेचर है 17.2 डिग्री सेल्सियस टू 23.2 डिग्री सेल्सियस। फ्री CO2 प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे फ्री CO2 भी प्रेजेंट रहता है पूरे साल भर। फिश प्रोडक्शन फ्रॉम लेक इज 75 kg पर हेक्टर पर ईयर। तो 75 kg इसका फिश प्रोडक्शन है पर हेक्टर में।
और पर ईयर के हिसाब से। कोडाई कैनाल लेक, इट इज़ लोकेटेड इन द पालनी हिल्स। कोडाई कैनाल लेक कहाँ पे लोकेट है? पालनी हिल्स में लोकेट है। दिस लेक इज़ कंस्ट्रक्टेड इन अ बेसिन एडजेसेंट टू कैनल टाउन। और ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? टू द कैनल टाउन के बेसिन में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। वाटर स्प्रेड एरिया इज़ 26 हेक्टर एंड डेप्थ फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर। वाटर स्प्रेड एरिया कितना है? 26 हेक्टर है और डेप्थ कितनी है? 2 मीटर टू 10 मीटर डेप्थ है। सरफेस वाटर टेम्परेचर 17.2 टू 23.2 डिग्री सेल्सियस। सरफेस वाटर टेम्परेचर है 17.2 से 23.2 डिग्री सेल्सियस। pH नेवर एक्सीड 6.8। pH कभी भी 6.8 से ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लो प्लैंकटन वॉल्यूम हैंस हाई ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें प्लैंकटन बहुत कम प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो लेक है उसमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी खासी है। लेक नैनीताल, क्रिसेंट शेप लेक विथ वाटर स्प्रेड एरिया 0.48 किलोमीटर स्क्वायर। इसका शेप जो है इस लेक का नैनीताल लेक का क्रिसेंट शेप है। क्रिसेंट शेप मून में होता है, आपने देखा होगा, तो उस तरह का इसका शेप है। और वाटर स्प्रेड एरिया है 0.48 किलोमीटर स्क्वायर। pH इज़ इन बिटवीन 7 to 9। pH जो होता है इसका 7 से 9 के बीच में होता है। डिज़ोल्व O2 कंटेंट इज़ 5 to 6 ppm। और डिज़ोल्व O2 कितना है इसमें? डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल रहती है जिसका एक्सपेरिमेंट भी है हमें, तो O2 हमको वो पानी में कितना है वो निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट कितना है? 5 to 6 ppm। टोटल अल्कलिनिटी बिटवीन 110 to 520। टोटल अल्कलिनिटी है बिटवीन 110 to 520। इट इज़ वार्म लेक बिकमिंग थर्मल स्ट्रेटिफाइड ड्यूरिंग मार्च टू डिसम्बर। द होमोथर्मल पीरियड बिगिंस आफ्टर डिसम्बर अप टू फेब्रुवरी। तो ये लेक जो है वार्म लेक कहलाता है मार्च टू दिसंबर तक के, और फिर होमोथर्मल पीरियड इसका दिसंबर से फरवरी तक के है। उसके बाद रिजर्वायर फिशरीज, लार्ज इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय पुटिंग एन अर्दन स्टोन मैसनरी और कॉन्क्रीट बन अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम। तो रिजर्वायर फिशरी मीन्स ये जैसे डैम्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं, तो यहाँ पे वाटर को रोकने के लिए, जैसे बाढ़ वगैरह नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? डैम वगैरह बनाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? स्टोन से या फिर कंक्रीट बंद उसको लगाया जाता है रिवर और स्ट्रीम्स में। तो रिजर्वायर्स एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन। रिजर्वायर्स हो गए या फिर डैम्स हो गए, वो किसके लिए बनाए जाते हैं? इरीगेशन पर्पस, खेतीबाड़ी के काम के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। उसके बाद वाटर स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं, नेविगेशन, शिप वगैरह के लिए नेविगेशन के लिए बनाए जाते हैं, रिक्रिएशन, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड स्पोर्ट फिशरी। तो फिशरी डेवलपमेंट के लिए या फिर स्पोर्ट फिशरीज भी होती है, उसके लिए बनाए जाते हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय अ कॉन्क्रीट वॉल बिल्ड अक्रॉस द स्ट्रीम यूजुअली एट रॉकी साइट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वास्ट रिजर्वायर सबस्ट्रीम ऑफ अ बंद। तो डैम्स क्रिएट किए जाते हैं बाय कंक्रीट के डैम्स बनाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा। और ये बनाए जाते हैं ज़्यादातर रिवर और स्ट्रीम्स के पास में, ताकि या फिर रॉकी साइट्स जो होती है उसके पास बनाए जाते हैं। तो उसके वजह से वहाँ पे रिजर्वायर्स फॉर्म हो जाते हैं और उन्हें बंद भी बोला जाता है, बंद। रिजर्वायर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। रिजर्वायर्स को 3 इसमें क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। स्मॉलर रिजर्वायर हैव द एरिया लेस दैन 1000 हेक्टर। जो छोटे रिजर्वायर्स होते हैं उनको कौन से, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, उनको 1000 हेक्टर के एरिया
में रखा गया है। उनको मीन्स ऐसे रिजर्वायर जो कि 1000 हेक्टर एरिया में आते हैं तो उन्हें स्मॉलर रिजर्वायर्स कहा जाता है। मीडियम रिजर्वायर्स हैविंग द एरिया बिटवीन 1000 to 5000 हेक्टर, और मीडियम किस में आते हैं, फ्रॉम 1000 to 5000 हेक्टर में जिनका एरिया आता है उन्हें मीडियम रिजर्वायर्स कहा जाता है। लार्ज रिजर्वायर्स हैविंग द एरिया मोर देन 5000 हेक्टर, और जो लार्ज रिजर्वायर्स होते हैं उनका एरिया 5000 से ज़्यादा होता है। तो ये 3 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं यहाँ पे। Hirakud in Orissa is the largest reservoir with 74,592 हेक्टर एरिया। तो हीराकुंड जो है उसको सबसे बड़ा रिजर्वायर कहा गया है जिसका एरिया कितना है, 74,592 हेक्टर एरिया है। फॉलोड बाय गांधी सागर विथ एरिया ऑफ अबाउट 66,000 हेक्टर। उसके बाद गांधी सागर जो रिजर्वायर है उसे सेकेंड नंबर पे रखा गया है जिसका एरिया है 66,000 हेक्टर इन एमपी एंड रायगढ़। ये आता है एमपी रायगढ़ में। विथ एरिया ऑफ 46,539 हेक्टर इन यूपी। रिजर्वायर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे आपको स्टेट वाइज लिस्ट दी है सारे रिजर्वायर्स की। यहाँ पे स्टेट रिजर्वायर, उसका लोकेशन और उसका एरिया कितना है ये दिया गया है। अभी देखिए जैसे जम्मू कश्मीर एंड पंजाब का जो लीडर प्रोजेक्ट है, मतलब अभी चल रहा है और वो लाइडर प्रोजेक्ट, तो उसका एरिया है 1,16,505 हेक्टर। उसके बाद पंजाब में बियास डैम जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है जिसका एरिया है 26,418। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो कि गोविंद सागर में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसका एरिया दिया गया है देखो 16,838.720 हेक्टर। उत्तर प्रदेश में सरदार सागर जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है जिसका एरिया है 7,303.800। उसके बाद ननक सागर उत्तर प्रदेश में ही, और जो रिजर्वायर्स है वो है ननक सागर, उसके बाद है माता तिला, रिहांड, और उसके बाद बिहार में पांचेत डैम, दामोदर, और डिस्ट्रिक्ट है संथल और उसका एरिया दिया गया है 7,511। उसके बाद मैथन डैम तो वो है पारगनस डिस्ट्रिक्ट में जिसका एरिया है 11,491.830। कोनार डैम पारगनस डिस्ट्रिक्ट में 2,792.020 एरिया हेक्टर एरिया है इसका। तिलाया डैम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, उसका एरिया है 6,475। तो इस तरीके से आपके बुक में आपको बहुत सारे स्टेट और रिजर्वायर्स के नाम दिए गए हैं, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट दिया है और उसका साइज एरिया दिया गया है। तो आप अपने बुक में से ये पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ओडिशा का दिया है हीराकुंड, संबलपुर और उसका एरिया दिया है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का दिया है कांसाबली, फिर उसका एरिया दिया है। मध्य प्रदेश तावा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होशंगाबाद, फिर गांधी सागर मंदसौर, उसका एरिया दिया है। गुजरात में उकाई, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बजाज सागर, महाराष्ट्र में शिव सागर सातारा डिस्ट्रिक्ट में, और उसका एरिया दिया है 12,100.480। उसके बाद दारवा डैम नासिक, उसके बाद मैसूर का दिया गया है। तंगभद्रा जिसका हमने इसके पहले पढ़ा है, वानीविला सागर, उसके बाद लिंगाना माफी, उसके बाद कृष्णराज सागर। तो इस तरह से यहाँ पे सारे रिजर्वायर्स के नाम दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए आंध्र प्रदेश
में कौन से रिजर्वायर्स है, केरला में कौन से है, तमिलनाडु में और केरला का फिर से यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से पूरी हम आपको लिस्ट दी गई है रिजर्वायर्स की, उनके एरिया की। थैंक यू स्टूडेंट्स।